हेलो मेरे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 4 है, आय और रोजगार का निर्धारण। लेक्चर नंबर 6 है और सेकंड टॉपिक से हमारा कि अल्पकालीन उत्पादन संतुलन। और इसके अंदर आज हम इस टॉपिक्स को क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स थे, समग्र मांग और इसके घटक, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। सेकंड टॉपिक से अल्पकालीन उत्पादन संतुलन, जो कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 के अंदर स्टार्टिंग कर दिया है और आज इस टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में हम लोग अधिमांग और न्यून मांग की समस्या और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है सर। तो देखिएगा, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा बहुत आज लंबा ही है, ये ध्यान रखना। और तुरंत प्रभाव से मैं आपको टॉपिक्स पर ले चलता हूँ और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर 4 क्वेश्चंस कर दिए थे, तो अब उसके आगे का क्वेश्चंस देखना, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है कि संतुलन की वापसी जब बचत यानी कि जिसको हम एस से डिनोट करते हैं तथा निवेश जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो निवेश में विचलन होता है और रेखा चित्र का आपको प्रयोग करना है। क्या कह रहा है कि भाई संतुलन की वापसी जब बचत तथा निवेश में विचलन होता है तो इसको रेखा चित्र के माध्यम से बताना है और उसमें आपको 2 कंडीशंस फॉलो करनी है कि अगर s ग्रेटर देन i से, और दूसरा आपको कंडीशन फॉलो करनी है कि i ग्रेटर देन s से, ठीक है। एक बार तो कहना है कि भाई बचत ज्यादा है निवेश से और दूसरी बार बताना है कि भाई निवेश ज्यादा है बचत से, ठीक है सर। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखना, इसको समझने से पहले आप लोग बचत को समझो और निवेश को। जब आपको बचत और निवेश समझ में आएगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखना, बचत जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर बचत को हम क्या कहते हैं, व्यय की वापसी, ठीक है। बचत को इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कहते हैं, व्यय की वापसी। और आई जिसको हम क्या कहते हैं, निवेश, और इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या कहेंगे यहाँ पर, व्यय का समावेश। निवेश को हम क्या कहेंगे, व्यय का समावेश, ठीक है सर। देखिएगा, जिस प्रकार से आप लोगों ने राष्ट्रीय आय के अंदर देखा था कि आय के चक्र का प्रवाह क्या होता है, वास्तविक प्रवाह क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, वास्तविक प्रवाह क्या होता है, जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है, ठीक है। मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, तो सर जहां पर मुद्राओं का लेन देन होता है। आय का चक्र का प्रवाह क्या होता है, तो जहां पर वस्तु, सेवा और मुद्रा, इन तीनों का ही क्या होता है, लेन देन होता है, ठीक है। बिल्कुल सर। तो अब यहां पर देखना क्या कह रहा है कि भाई यदि बचत निवेश से अधिक है, क्या कह रहा है कि बचत ज्यादा है किससे, निवेश से, एस ग्रेटर देन आई, बचत ज्यादा है निवेश से, ठीक है। तो भाई इसका अभिप्राय क्या है, तो सर उस स्थिति से जिसमें आय के चक्रीकार प्रवाह से, आय के चक्रीकार प्रवाह से, यानी कि आय के चक्रीकार प्रवाह से व्यय की वापसी तथा व्यय के समावेश से अधिक होती है, ठीक है। यानी कि भाई ये आपके आय का चक्र का प्रवाह है। अगर इस चक्र का प्रवाह के अंदर अगर किसी भी प्रकार की आय आ रही है तो हम कहेंगे कि व्यय का समावेश हो रहा है। अगर इसके अंदर पैसा आ रहा है तो हम कहेंगे व्यय का समावेश, और अगर यहां से पैसा जा रहा है तो हम कहेंगे व्यय का वापसी या व्यय की वापसी, ठीक है। इस 2 कंडीशन को अच्छे से समझ लेना कि अगर पैसा आ रहा है, आय हो रही है, तो हम कहेंगे व्यय का समावेश है, ठीक है। और अगर पैसा जा रहा है तो हम कहेंगे व्यय बचत हो रही है, ठीक है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई आय के चक्र का प्रवाह से जिसमें व्यय की वापसी, व्यय के समावेश से अधिक है, मतलब सेविंग ज्यादा हो रही है और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है।
बचत ज्यादा है किससे? निवेश से। बचत ज्यादा हो रही है और निवेश कम हो रहा है, ठीक है ना। तो भाई इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में कुल व्यय उतनी राशि से कम हो जाएगा जो कि एक नियोजित उत्पादन को खरीदने के लिए चाहिए होता है, ठीक है ना भाई। अगर जाहिर सी बात है, अगर बचत ज्यादा होगी तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा? कुल व्यय की जो राशि है वो कम होगी, ठीक है। कुल व्यय की राशि क्या होगी? कम होगी। मतलब आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि ठीक मतलब एडी और एएस के बारे में, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो रही है किससे? एग्रीगेट डिमांड से। ये कंडीशन आपको बताई थी। तो बस ये कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो करनी है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेविंग ज्यादा हो रही है और निवेश कम हो रहा है। मतलब ये पॉइंट आपको क्या कह रहा है, अच्छे से क्लियर करो कि भाई अगर मान लीजिएगा अर्थव्यवस्था के अंदर अगर लोग सेविंग करना अगर ज्यादा करेंगे तो निवेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर लोग बचत करेंगे तो वह कम हो जाएगा, और वह कितना कम होगा? जितना कि उन्होंने बचत किया है, ठीक है। यानी कि अगर लोग बचत करेंगे तो वह कम करेंगे, ये बात तो आपको पता ही है, क्योंकि अगर सेविंग बढ़ानी है तो खर्चा कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर संतुलन करना है तो ये संतुलन कब होगा? कि जब आपके एस बराबर आई होगा। जब ये कंडीशंस होगी तो संतुलन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि भाई कुछ उत्पादन है वो बिना बिके रह जाएगा, और उत्पादकों के पास में अवांछित स्टॉक जमा हो जाएगा। मतलब अगर भाई लोग बचत करना ज्यादा करेंगे, अगर लोग सेविंग करना अगर बढ़ा देंगे, बचत अगर बढ़ा देंगे और इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा, तो इससे क्या होगा? तो सर जो प्रोड्यूसर ने उत्पादन किया है, जो प्रोडक्शन किया है, वो क्या हो जाए? बिना बिका हो जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक के रूप में रह जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने आपको इस कंडीशन के अंदर बताया था कि मार्केट के अंदर स्टॉक की सप्लाई तो ज्यादा थी लेकिन डिमांड क्या थी? कम थी। तो इससे क्या होता? उस प्रोड्यूसर को लॉस हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। और लॉस को अगर सुधारना था, ठीक है, तो इस कंडीशन से निपटने के लिए हम लोगों ने क्या किया था सर? तो उत्पादन को कम कर दिया था, प्रोडक्शन को कम कर दिया था, जिससे कि ये कंडीशन की क्या हो चुकी थी? सप्लाई कम हो चुकी थी। और सप्लाई कब तक कम हो चुकी थी? जब तक कि ये डिमांड के बराबर नहीं हो चुकी थी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर भी कह रहा है कि अगर मार्केट के अंदर अगर सेविंग ज्यादा हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा? प्रोडक्शन को कम करना होगा। और अगर मैं भाई प्रोडक्शन को कम करूंगा तो इससे क्या होगा? एक्चुअली लोगों की जो बचत है वो कम हो जाएगी, और अगर मैं उत्पादन को कम करूंगा तो इनकम भी कम होगी, और इनकम कम होना मतलब बचत का कम होना, ठीक है ना। अगर मुझे सेविंग अगर कम करवानी है लोगों की, क्योंकि सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, कि भाई निवेश कम हो रहा है और बचत ज्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन से अगर मुझे निपटना है तो क्या करना होगा कि सर मुझे अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन कम करना होगा, और उत्पादन कम करूंगा तो क्या होगी? अर्थव्यवस्था के अंदर आय कम होगी, और आय कम हुई तो लोगों की बचत कम होगी, और लोगों की बचत भी कब तक कम होगी? जब तक कि निवेश के बराबर नहीं होगी तब तक के लिए करना, ठीक है। तो देखना है यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इस स्टॉक को समाप्त करने के लिए उत्पादन कम उत्पादन करने की योजना बनाएगा, क्योंकि इसको पता है कि मेरा स्टॉक जब नहीं बिक रहा है तो वो फ्यूचर के अंदर स्टॉक नहीं बढ़ाएगा। जो बिना बिका हुआ स्टॉक है, जो अनसोल्ड स्टॉक के रूप में, उसी स्टॉक को वो अपनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में कम आय होगी, और कम आय का अर्थ है कि कम बचत, और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि बचत निवेश के बराबर नहीं होता, यानी कि एस बराबर आई। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है सर। अब सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड जस्ट उसका विपरीत करना। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि बचत निवेश से कम होती है, अगर बचत है जो निवेश से कम होती है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि सेविंग कम है
और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। क्या कह रहा है कि सेविंग तो कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जबकि यहाँ पर क्या था कि सेविंग ज्यादा थी और इन्वेस्टमेंट कम था। अब यहाँ पर हो रहा है कि सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ उस स्थिति से कि भाई जिसमें आय के चक्र का प्रवाह से व्यय की वापसी व्यय के समावेश से कम हो रही है। ठीक है, मतलब इस कंडीशन को ही फॉलो करनी है, लेकिन अब यहाँ पर उल्टा काम करना है। अब यहाँ पर उल्टा काम करना है क्या कि भाई ये जो आय का चक्र का प्रवाह है, ठीक है, ये आपके आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था कि भाई अगर इस आय के चक्र का प्रवाह के अंदर अगर राशि आती है तो हम कहते थे समावेश हो रहा है, अगर यहां से पैसा जा रहा था तो हम कहते थे वापसी हो रही है। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है, अब यहां पर यह कहना चाह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर वापसी तो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। वापसी क्या हो रही है, सॉरी समावेश क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और वापसी क्या हो रही है, कम हो रही है। वापसी तो क्या हो रही है, कम हो रही है, और समावेश ज्यादा हो रहा है। मतलब निवेश तो ज्यादा है लेकिन सेविंग क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है ना, आय ज्यादा हो रहा है मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है और सेविंग कम हो रही है। ठीक है ना, तो इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में कुल व्यय उतनी राशि से अधिक हो जाएगा जो कि नियोजित उत्पादन को खरीदने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन मैंने कल बताई थी कि ये कंडीशन किस तरह की है कि भाई डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो रही है। तो बस ये भी वहीं पर पॉइंट कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कि भाई मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट तो कम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सप्लाई कम हो रही है, ये इसी तरह। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा है और सेविंग कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम हो रही है, समझ में आया ना, बिल्कुल सर। तो यहां से भी अगर निपटना है तो क्या करना होगा, एज ए प्रोडक्शन को बढ़ा दो। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, बचत भी बढ़ेगी। मतलब अगर उत्पादन बढ़ा है, अगर भाई इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम हो रही है, बचत कम हो रही है, और अगर इस कंडीशन से मुझे निपटना है तो मुझे क्या करना होगा सर, प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। और प्रोडक्शन को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरी जो इनकम है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ी तो मेरी बचत भी बढ़ेगी। समझ में आया? और ये तब तक मैं बढ़ाऊंगा उत्पादन कि जब तक कि S इक्वल टू I नहीं होता। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो उत्पादक बिना पूरी की गई मांग की हानि भी उठाएंगे, और इस स्थिति का सामना करने के लिए उत्पादक अब अधिक उत्पादन करने की योजना बनाएंगे। ठीक है, और अधिक उत्पादन का अर्थ है कि अधिक आय, और अधिक आय का मतलब है अधिक बचत। ठीक है, और यह प्रक्रिया तब तक रहेगी जब तक कि S इक्वल टू I नहीं होता। ठीक है, अब इसका डायग्राम समझना कि इसका रेखा चित्र क्या है। इस कंडीशन के अंदर वापस 2 मिनट रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर आपको क्या कहा था कि इस मार्केट के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या कहते हैं, सेविंग तो ज्यादा है और निवेश कम है, बचत ज्यादा है निवेश से। ठीक है, तो बचत अगर ज्यादा हो रही है तो क्या करना होगा, जो मार्केट के अंदर उत्पादन ज्यादा हो रहा है उस उत्पादन को क्या कर दो, कम कर दो। और उत्पादन कम हुआ मतलब आय कम हुई, आय कम हुई तो बचत कम हुई। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, और ये कब तक करना है, जब तक ये कंडीशन फॉलो नहीं होती। अगर इस कंडीशन पर आ गया तो समझ जाना कि संतुलन में बैठ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा है, किससे, बचत से। तो इस कंडीशन को अगर संतुलन में लाना है तो क्या करना होगा, एज ए प्रोडक्शन को बढ़ा दो। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सरप्लस बढ़ेगा, मतलब सेविंग बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा तो इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ी तो मेरी बचत भी बढ़ेगी। और उत्पादन कब तक बढ़ाऊंगा कि भाई जब तक कि मेरी ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है। अगर S इक्वल टू I हो गया तो समझ जाना मैं संतुलन पे आ चुका हूं। तो एक बार इसको नोट कर दो, अब इसके डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब आपको
इसके अंदर एक डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। यानी कि एक्स अक्ष पर आपको क्या रखना है, इनकम को, और वाई अक्ष पर किसको रखना है सर, निवेश और बचत को, ठीक है ना। जैसे आपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर इसी तरह का चित्र बनाया था, ठीक यहाँ पर भी उसी तरह से चित्र बनाना है, ठीक है ना। देखो जहां पर एस और आई, जहां पर बचत और निवेश दोनों आपस में कटेंगे, वहीं पर क्या होगा, संतुलन प्राप्त होगा, वहीं पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको प्राप्त होगा, ठीक है। बचत आपको पता ही है ऋणात्मक होती है, ठीक है सर, क्लियर। तो ये आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम का भी नंबर मिलता है आपको, ये ध्यान रखना, बिल्कुल सही। अब देखना क्वेश्चन नंबर 6। अब भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बताना चाह रहा है, तो देखो निवेश गुणक क्या है, निवेश गुणक क्या है, जिसको हम उत्पादन गुणक भी कहते हैं, ठीक है। निवेश गुणक को उत्पादन गुणक भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है कि भाई निवेश गुणक क्या है, और उसकी क्रियाविधि एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से बताइए। एक संख्यात्मक उदाहरण को बताना है, उसकी पूरी प्रक्रिया को, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन से भी बनता है, ठीक है। देखो निवेश गुणक को उत्पादन गुणक भी कहते हैं, ठीक है। निवेश गुणक को हम लोग उत्पादन गुणक भी कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। क्या होता है सर, तो निवेश गुणक से अभिप्राय उस संख्या से जिसके द्वारा उत्पादन या आय, ठीक है, उत्पादन को हुआ आय, तो सर आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से अधिक होती है। क्या कह रहा है वापस देखो, आप भाई अपने स्तर पर उत्पादन या आय जो भी लिखने चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्पादन को काटना चाहे तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई जो आय में वृद्धि होती है, वो आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से अधिक हो रही है, मतलब x कंपैरिजन टू y, समझ में है। मतलब आय में वृद्धि हो रही है किससे, निवेश में, मतलब टाइम्स ऑफ कि भाई कितने गुना वृद्धि अधिक हो रही है, y में जो वृद्धि हो रही है वो कितने गुना अधिक वृद्धि हो रही है निवेश से, मतलब x कंपैरिजन टू y, क्लियर करना। जो इनकम में वृद्धि हुई है वो कितने गुना वृद्धि हुई है, ठीक है, ये यहाँ पर बताने का कार्य करेगी। तो इसे आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन के बीच अनुपात के रूप में मापा जाता है, समझ में है। ये क्या करती है सर, तो आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन, कि भाई डेल्टा वाई और डेल्टा आई, इन दोनों के बीच के जो अनुपात है उसको मापने का कार्य करेगी। और निवेश गुणक निकालने का ये फॉर्मूला है सर, क्या, डेल्टा वाई इस डेल्टा वाई अपन डेल्टा आई, डेल्टा वाई अपन डेल्टा आई। निवेश गुणक को हम किससे डिनोट करेंगे, के से। डेल्टा वाई का मतलब है कि भाई आई में कितना चेंजिंग हुआ है, और डेल्टा आई का मतलब है यहाँ पर कि सर निवेश में कितना चेंजिंग हुआ है। डेल्टा वाई का मतलब क्या है, डेल्टा वाई का मतलब आय में परिवर्तन, ठीक है, आय में कितना चेंजिंग हुआ है, और डेल्टा आई का मतलब क्या है, तो सर डेल्टा आई का मतलब है कि निवेश में कितना चेंजिंग हुआ है, निवेश में परिवर्तन, समझ में है, बिल्कुल सर। मतलब जो निवेश गुणक है ये आपके डेल्टा वाई और डेल्टा आई, इन दोनों के बीच को मापने का कार्य करेगी, इन दोनों के बीच के अनुपात को, ठीक है, कि भाई डेल्टा वाई में वृद्धि हो रही है किससे, मतलब डेल्टा वाई ज्यादा है किससे, डेल्टा आई से, समझ में है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर ये मापने का कार्य करेगी कि भाई कितना अधिक वृद्धि हुई है डेल्टा वाई के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसकी प्रक्रिया को समझना कि इसकी प्रोसेस क्या होती है उसको, ठीक है। देख बाप इसको, इसकी शॉट तो नोट करो अच्छे से, चलेगा। अब आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इस टेबल को बच्चे क्या करते हैं कि रटने की कोशिश करते हैं, तो इस टेबल को रटना नहीं है और अच्छे से समझना है। देखो इस टेबल के अंदर आपको 5 कॉलम खोलना है। पहला कॉलम तो होगा चक्र,
दूसरा होगा निवेश में वृद्धि, तीसरा होगा आय में वृद्धि, चौथा होगा उपभोग में परिवर्तन और पांचवा होगा बचत। ठीक है सर। अब देखिए कि भाई जस्ट सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि निवेश में वृद्धि होती है 100 करोड़ की। ठीक है, 100 लिखे मतलब करोड़ है। निवेश के अंदर कितनी वृद्धि हुई है? 100 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो भाई निवेश के अंदर जब 100 करोड़ की वृद्धि हुई है तो ऑफ कोर्स आय में भी कितनी वृद्धि होगी? 100 करोड़ की वृद्धि होगी। जब निवेश के अंदर 100 करोड़ की वृद्धि हुई है तो आय में भी कितनी वृद्धि होगी? 100 करोड़ की होने वाली। बिल्कुल सर। अब देखिएगा कि भाई हमारे पास में 100 करोड़ की इनकम में वृद्धि हो चुकी है कि या 100 करोड़ की चेंजिंग हो चुकी है। तो अब देखिएगा कि हम अपनी आय का दो तरह से चेंजिंग कर सकते हैं, या तो उपभोग होगा या फिर बचत होगा। ठीक है, यानी कि हम उपभोग करते हैं और बचत करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि एमपीसी कितना है? 0.5 है। तो जाहिर सी बात है उपभोग में कितना होगा? ऑफ कोर्स 50 का ही होगा, और बचत में भी कितना होगा? 50 का होगा। ठीक है, बचत का मतलब यहाँ पर एस है, उपभोग का मतलब है डेल्टा सी, आय में परिवर्तन मतलब डेल्टा वाई, और निवेश में वृद्धि मतलब डेल्टा आई। ठीक है सर। अब देखिएगा कि भाई आय में परिवर्तन हुआ था 100 करोड़ का। ठीक है, जिसमें उपभोग में कितना परिवर्तन हो चुका है? 50 करोड़ का, और बचत में कितना हो चुका है? 50 करोड़ का। समझ में आया क्यों? क्योंकि एमपीसी कितना दे रखा है? 0.5 है। बिल्कुल सर। अब देखने यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि ये टेबल आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, मान लीजिएगा मैं कोई कंज्यूमर हूं और मान लीजिएगा मैंने 50 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है। ठीक है, अब देखिएगा मैंने 50 करोड़ रुपए की कोई वस्तु खरीदी है, तो मैंने अपने उपभोग के लिए खरीदी है। ठीक है, तो मेरे लिए तो क्या हो चुका? खर्चा हो चुका है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या हो चुकी है? आय हो चुकी है। ठीक है भाई, जो वस्तु मैंने खरीदी है तो मेरे लिए तो खर्चा हो चुका है, लेकिन किसी सेकंड पर्सन के लिए, जो सामने वाला व्यक्ति जो प्रोड्यूसर है, उसके लिए तो क्या हो चुकी है? इनकम हो चुकी है। तो सामने वाले के लिए क्या हो चुकी है? ये इनकम हो चुकी है। समझ में आया? 50 करोड़ रुपए की मैंने कोई वस्तु खरीदी है, जो मेरे लिए तो क्या हो चुका है? वह हो चुका है, लेकिन सेकंड पर्सन के लिए क्या हो चुकी है? आय हो चुकी है। क्योंकि मार्केट से अगर मान लीजिएगा मैं कोई वस्तु लाता हूं तो मेरे लिए तो खर्चा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या है? आय होती है। ठीक है सर। अब देखिएगा हमारे पास में आय कितनी हो चुकी है? 50 रुपए। ठीक है, 50 करोड़ हो चुकी है। अब एमपीसी का मान कितना है सर? 0.5। तो डेल्टा सी कितना होगा? 25, और बचत भी कितना होगी? 25। ठीक है सर। अब देखिएगा 25 करोड़ रुपए का उपभोग है, सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या हो चुकी है? इनकम हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखिएगा 25। एफडीसी का मान कितना है? 0.5 है। तो 25 का 0.5 निकालो, 12.5। ठीक है, तो 12.5 ये भी होगा। अब 12.5 क्या है? वह है, अदर पर्सन के लिए क्या है? इनकम हो चुकी है। तो लिखो यहाँ पर 12.5। अब इस 12.5 का वापस 0.5 निकालो, तो देखो सर 12.5 का निकालो 0.5%, तो कितना होता है सर? तो देखो 12.5 इसका निकालना है 0.5%, तो इसका होता है 6.25। 6.25, तो बचत में भी कितना होगा? 6.25। अब 6.25 डेल्टा सी है, तो अदर पर्सन के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई में जाएगा ये, तो ले जाओ इसको 6.25 को यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सर। अब डेल्टा वाई कितना है? 6.25, एमपीसी कितना है? 0.5। ठीक है, बिल्कुल सर। तो अदर पर्सन के लिए कितना हो जाएगा सर? 6.25। 3.125। समझ में आया?
भाई जो मेरे लिए खर्चा है वो अदर पर्सन के लिए क्या होती जा रही है, इनकम होती जा रही है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये भी कितना होगा, इतना ही होगा भाई, बिल्कुल सर। अब और आगे चलते हैं, ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका वापस 0.5% निकालो, इसका होगा 1.5625, ठीक है। और यहां पर भी कितना होगा, इतने होगा 1.5625, ठीक है सर। अब वापस आगे ला लो, 1.5625 है, बिल्कुल सर 1.5625, ठीक है, बिल्कुल सर 1.5625। इसका निकालो 0.5, क्योंकि एमबीसी दे रखा है आपके पास में, तो ये कितना हो जाएगा सर 0.78125, ठीक है सर। तो ये भी कितना होगा, इतने होगा सर 0.78125, ठीक सर। अब और आगे चलते हैं, यहां पे ला लो सर इसको भी, ठीक है। ये प्रक्रिया मतलब चलाते रहना है, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सर। अब ये कितना हो जाएगा सर 0.390625, तो यहां पर भी कितना होगा, इतने होगा 0.390625, ठीक सर। अब वापस आगे पहुंचा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। और ये लगभग कहाँ तक करना है सर आपको, तो ये हम लोग 10 तक लेके जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इसके टोटल कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि पॉइंटों में ज्यादा नहीं उलझना है, इसीलिए कह रहा हूँ। यहाँ पर हम करेंगे कुल योग, देखो ये कितनी बार हो चुका है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो चुका है। अब 90 बार और 90 और 10 तक करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसका निकालो वापस 0.5, तो भाई देखो ये आपको हो रहा है 0.195325। अब जो इतना है ये का ये इतना भी होगा सर, बिल्कुल सर। तो 0.195325, ठीक है, बिल्कुल। अब ये का ये यहां पर भी होगा 0.195325, ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो अब देखो 1.953125, ठीक है, क्योंकि अब ये ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अब ये लगभग कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ये इतना और बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब इसको आगे नहीं जाना, क्यों, क्योंकि 0.09 हो चुका है, इससे ज्यादा तो क्या लेके जाओगे आप, 9765625, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर इसका टोटल, तो देखो यहां पर तो अब कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल सर, डैश डैश कर दो, ठीक है। अब यहाँ की टोटल करो, तो यहाँ की टोटल कितने होगी सर, तो सर 100 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 12.5 प्लस 6.25 प्लस 3.125 प्लस 1.5625 प्लस
0.78125 प्लस 0.390625 प्लस 0.1953125। तो ये हो रहा है सर आपके 200। ठीक है, डेल्टा वाई कितना हो रहा है 200। तो यार ये कितना हो जाएगा, कम होने वाला है क्योंकि ये इसका आधा है, तो लगभग यार ये 100 होगा। ठीक है, देखो 50 प्लस 25 प्लस 12.5 प्लस 6.25 प्लस 3.125 प्लस 8.26। ठीक है, फिर तो ये आपके हो रहा है 99.9 मतलब 100, और ये भी कितना होगा 100। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल क्या होती है एक्चुअली आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, वापस इस टेबल को अच्छे से समझो कि टेबल आपको क्या बताना चाहती है। देखो भाई, मैंने निवेश कितना माना है, जस्ट सपोज कि भाई 100 करोड़ रुपए निवेश है, तो जितना निवेश होगा उतनी इनकम होगी। जाहिर सी बात है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ना ही है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो इनकम भी बढ़नी है, और इनकम बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो देखो भाई वाई कितना हो चुका है, डेल्टा वाई आपके 100 करोड़ है। ठीक है, अब एमपीसी कितना दे रखा है 0.5, तो 100 का भाई 50 किस में जाएगा, उपभोग के अंदर जाएगा, और 50 आपके बचत में जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिएगा मैंने 50 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है। ठीक है, अब मेरे लिए तो क्या हो चुका, खर्चा हो चुका है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या हो चुकी है, इनकम हो चुकी है। ठीक है, तो मेरे लिए तो खर्चा है, मैंने तो क्या किया, इसका उपभोग किया है, तो मैंने तो उपभोग किया है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या हो चुकी है, अभी इनकम हो चुकी है सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, उसी प्रकार आप इस 50 का एमपीसी निकालो। तो इस तरीके से टेबल आपके बनाते जाना है, समझ में आया, बिल्कुल सब। अब देखो इसका गुणक निकालना है, तो इसका गुणक कैसे निकालेंगे, गुणक को हम डिनोट करेंगे k से। तो k इज इक्वल क्या होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, मतलब i में कितना चेंजिंग हुआ है और निवेश में कितना चेंजिंग हुआ है उसको डिवाइड कर दो। तो सर 200 तो ये आपके हुआ और 100 आपके ये हुआ। ठीक है, तो निवेश का गुणक कितना निकलेगा आपके 2। समझ में है, क्लियर आपके। ठीक है सर, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको कुछ रिलेशनशिप भी बताने हैं उसके बारे में। ठीक है, तो एक बार उसको नोट कर दो अच्छे से। ये आपकी क्या है, डेल्टा सी है, ये आपकी डेल्टा सी है। ठीक है, जो टोटल निकल रही है, और ये डेल्टा एस है जिसकी टोटल है। समझ में आया क्या है, इस तरह से आपको पूरा काम करते जाना है। ठीक है सर, तो एक बार इसको नोट कर दो। चलिएगा, अब आपको 7वां प्रश्न देखना है कि निवेश गुणक और एमपीसी के मध्य संबंध। ठीक है, कि निवेश गुणक और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको। ठीक है, तो देखो भाई, जब एमपीसी का मान बढ़ेगा तो गुणक का भी मान बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। मतलब गुणक और एमपीसी इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। ठीक है, एमपीसी और निवेश गुणक के बीच में कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष है। ठीक है, जब एमपीसी का मूल्य बढ़ेगा तो के का भी मूल्य बढ़ेगा, और एमपीसी का मूल्य कम होगा तो के का भी मूल्य कम होगा। ठीक है, और के ज्ञात करने का ये आपको सूत्र याद रखना है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो इसी बेस पर बनने वाले हैं। के का फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी, ये क्या है, के निकालने का सूत्र है, फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हमें फॉर्मूलों की जरूरत होगी। ठीक है सर, उसके बाद में 8वां क्वेश्चन देखा कि भाई निवेश गुणक तथा एमपीएस के बीच में संबंध। तो देखना, एमपीएस और निवेश के बीच में तो विपरीत संबंध है, और निवेश गुणक और एमपीसी के बीच में कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष है। यहाँ पर तो प्रत्यक्ष है, लेकिन एमपीएस के बीच में कैसा होगा, विपरीत होगा। ठीक है,
पहला संबंध क्या है, विपरीत। उसके बाद में क्या, एमपीसी, अगर एमपीएस का मूल्य अधिक होगा, अगर एमपीएस का मूल्य अधिक होगा तो के का मूल्य क्या होगा, कम होगा, और अगर एमपीएस का मूल्य कम है तो के का मूल्य अधिक होगा। ठीक है, अगर एमपीएस का मूल्य अधिक है तो के का मूल्य क्या होगा, कम होगा, और अगर एमपीएस का मूल्य कम है तो के का मूल्य अधिक होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद में देखो के निकालने के यहाँ पे एक सूत्र है कि 1/एमपीएस। अब इस 1/एमपीएस मतलब एक कंडीशन तो आपको पता ही है कि एमपीएस प्लस एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपको एमपीएस निकालना है तो क्या करना होगा सर, 1 माइनस एमपीसी करोगे तो क्या निकलेगा आपके, एमपीएस। ये कंडीशन तो आपको पता ही है। मतलब जो 1 इक्वल होता है वो किसके होता है, एमपीसी और एमपीएस के। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। तो ध्यान रखना, निवेश गुणक और एमपीएस इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, विपरीत है। ठीक है, क्योंकि अगर निवेश का मान बढ़ाओगे तो एमपीएस का मान कम होगा, अगर इसका मान कम करोगे तो इसका मान बढ़ेगा। ठीक है सर, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है क्योंकि हम इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। अब देखो 9वां प्रश्न लास्ट एंड फाइनल कह रहा है कि निवेश गुणक का मूल्य शून्य और अनंत के बीच में होता है, बताइए। निवेश गुणक का जो मूल्य है वो शून्य और अनंत के बीच में होता है, बताइए। तो देखो भाई, निवेश गुणक का जो मूल्य होता है वो ये कह रहा है कि भाई 0 से लेकर अनंत तक होता है, 0 से लेकर अनंत तक होता है। तो भाई ये कथन गलत है, ये कथन गलत है सर। क्यों? तो ध्यान रखना, निवेश गुणक का जो मान होता है वो हमेशा 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होता है। ठीक है, निवेश गुणक का जो मूल्य है वो 1 से स्टार्ट होता है, न कि 0 से स्टार्ट होता है। समझ में आया? निवेश गुणक का मान कभी भी 0 से प्रारंभ नहीं होता, मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 के रूप में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई एमपीसी और एमपीएस कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। एमपीसी और एमपीएस कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। देखो, नहीं, यह कथन गलत है। समझ में आया? यह कथन बिल्कुल गलत है। निवेश गुणक का मूल्य कभी भी शून्य और अनंत के बीच में नहीं होता, कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता। हाँ, अनंत तक जा सकता है लेकिन 0 से स्टार्ट कभी नहीं होगा। स्टार्टिंग होगी तो वो 1 से होगी, 0 से नहीं होगी। ठीक है, तो यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि के का मूल्य 1 और अनंत के बीच में होता है। के का न्यूनतम मूल्य हमेशा 1 होता है। समझ में? के का न्यूनतम मूल्य 1 है। और यह आप अगर इसको कंफ्यूजिंग हो गए तो मैं लिख देता हूं, के का न्यूनतम मूल्य 1 है। ठीक है, यह कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता क्योंकि एमपीसी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर कम होगा तो किस पोजीशन में जाएगा? ठीक है, अगर कम करना है तो क्या, कैसे कम होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था गणितीय समीकरण के अंदर, गणितीय फॉर्मूलों की तरफ से, कि भाई अगर आप नीचे की डिजिट को अगर बड़ा कम कर देते हैं, अगर आप नीचे की डिजिट को कम करोगे तो आपका स्वतः हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? अगर आप नीचे की डिजिट को कम करोगे तो स्वतः ही आपके बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको बढ़ाना है तो नीचे की डिजिट को कम करो तो स्वतः हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस कभी भी ऋणात्मक नहीं होते। और मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जो एमपीसी है वो कैसे निकलता है सर, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई से, और एमपीएस कैसे निकलता है सर, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई से। समझ में? ये आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे। क्लियर? तो निवेश गुणक का जो मूल्य है वो हमेशा 1 से स्टार्टिंग होगा, न कि 0 से। ठीक है, 1 से स्टार्टिंग होकर अनंत की ओर बढ़ेगा। कभी भी निवेश गुणक का मान या ये एमपीसी और एमपीएस है, ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमेशा इसका न्यूनतम मूल्य 1 है।
इसका न्यूनतम मूल्य कितना है, 1 है, और 1 से ज्यादा 2 3 4 5 कितने हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई एमपीसी और एमपीएस का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, और यहाँ पर भी आपको मैंने कह दिया, जो यहाँ पर मैंने आपके सामने आंसर लिख दिया। ठीक है सर, तो इसी के साथ में आज का लेक्चर क्या होता है कंप्लीट, क्योंकि ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए अल्पकालीन उत्पादन संतुलन से संबंधित। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ तक के बीच में अगर कोई डाउट है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक से अगर नहीं समझ में आया है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे देना, या फिर जो मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं आप वहां पर रिप्लाई कर देना, तो वहां पर मैं आपको रिप्लाई अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, जो कि डाउट रखना नहीं है, क्योंकि जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है वो 5 मिनट के लिए मूर्ख है, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछेगा वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख रहता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अब आपको सोचना है कि भाई 5 मिनट के लिए मूर्ख बनना है या आपको जिंदगी भर के लिए मूर्ख बनना है। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो ध्यान रखना, ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुका है। अब अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको अधिमांग और न्यून मांग के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की मैं अलग से वीडियो आपको दूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये फॉर्मूलों की सख्त जरूरत होगी। इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना, अच्छे से क्लियर करना है। क्योंकि आज मैंने आपको अल्पकालीन उत्पादन संतुलन के अंदर बचत और निवेश विधि, ये दोनों ही आपको बता दिए। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशंस मैंने आपको बता दी, जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि ठीक है, मतलब ये कंडीशंस मैंने आपको बता दी है कि भाई अगर बचत ज्यादा हो रही है किससे, आय से, और एक आपको बता दी है कि अगर आय ज्यादा हो रही है और बचत कम हो रही है, तो मैंने आपको दोनों कंडीशंस के अंदर बता दिया है कि भाई अगर मार्केट के अंदर बचत ज्यादा हो रही है और निवेश कम हो रहा है, तो क्या, तो इसको संतुलन की शर्त में कैसे लाएंगे, और अगर निवेश ज्यादा हो रही है बचत कम हो रही है, तो इस शर्त को कैसे संतुलन की शर्त में बैठाएंगे। मतलब इन दोनों कंडीशन को फॉलो करना है, किसमें, S = I में, S = I, इस कंडीशन के अंदर आपको फॉलो करना है। अगर इस कंडीशन में हो गया तो वो संतुलन नहीं है, अगर यहाँ पर होगा तो संतुलन है। समझ में आया? अगर इस कंडीशन में चल रहा है कि भाई बचत ज्यादा हो रही है और निवेश कम हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो सर जाहिर सी बात है प्रोडक्शन के अंदर कमी करनी होगी। जब प्रोडक्शन के अंदर कमी होगी तो इनकम के अंदर कमी होगी, और जब इनकम के अंदर कमी होगी तो मेरी बचत में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझ में आया? और जब बचत में कमी होगी तो निवेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? और तब तक प्रोडक्शन के अंदर कमी तब तक के लिए करना है जब तक कि ये कंडीशंस नहीं होती। अगर इस कंडीशन के अंदर है तो मैंने आपको बता दिया प्रोडक्शन के अंदर वृद्धि कर दो, प्रोडक्शन में वृद्धि करोगे तो इनकम के अंदर वृद्धि होगी, इनकम के अंदर वृद्धि हुई तो बचत के अंदर भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको फॉलो करके बता दिया। ओके, तो नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर मिलते हैं, तो प्लीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, और निवेश गुणक को मैंने आपको बता दिया है कि भाई निवेश गुणक का मूल्य 100 है। ठीक है, उसी प्रकार मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई y में कितना परिवर्तन कर रहे हैं। जस्ट सपोज कि भाई आपने कह दिया 100 का और एमपीसी दे रखा था 0.5। ठीक है, अब एक तो उपभोग होगा और एक बचत होगी। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि भाई आपके पास में जो 100 रुपए है, अब 100 रुपए का क्या होगा, तो या तो बचत होगी या फिर उसका उपभोग होगा। अब एमपीसी 0.5 दे रखा है, तो ये कह रहा है कि भाई 50% आपने उपभोग कर दिया है और 50% बचत कर दिया है। अब उपभोग किया तो मेरे लिए खर्चा हो चुका है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए इनकम हो चुकी है, तो ये सामने वाले व्यक्ति के लिए इनकम, अब वापस सामने वाले व्यक्ति के लिए इनकम हुई है, तो देखो वापस एमपीसी का मान कितना है, 0.5 है, तो ये आपके 50, ये बचत भी 25 हो चुकी है। अब मेरे लिए 25 रुपए की उपभोग हुआ है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए आए हुए। ठीक है, वापस 25 का निकालो 12.5 और ये भी 12.5। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको चलाती रहनी। समझ में आया? हालांकि आपको 2 से 3 स्टेप तक ही चलाने ताकि सामने वालों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के अंदर मिलते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है और इसको नोट कर देना। ओके, बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट ले लो इसको।